Morning. Good morning, everybody. So, today we are starting with the world history. वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई सही से पढ़ के नहीं जाता और कोई सही से उसे पढ़ा के नहीं जाता, बट हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कभी कभी दो भी आए हुए हैं, तो छोड़ तो नहीं सकते हैं इसे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। यूजुअली एक आता है, कभी कभी दो भी आ जाता है। छोड़ना पॉसिबल नहीं है और पढ़ने के लिए बहुत बड़ा है। तो एक कन्फ्यूजन होता है कि इतना क्या कॉस्ट बेनिफिट है इस पे, इतना इस पे इनपुट लगाया जाए। तो देखते हैं, इतना इनपुट नहीं लगाया जाएगा। इतना इनपुट लगा नहीं सकते क्योंकि एक क्वेश्चन ही आता है, बट छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि हर टॉपिक को मोटा मोटा ऊपर से देख लेते हैं कि अगर आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो लिख लो, लेकिन कोई अगर अतरंगी क्वेश्चन आ जाता है तो उस पर कुछ कहानी बना सको, इतना पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो इतना देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जाऊँगा, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। बहुत बड़े नोट्स को यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। 30-40 पेज में कट कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। बड़े नोट्स हैं उसको थोड़ा छोटा करेंगे, काट देंगे चीज़ें जो नहीं चाहिए, उतने पे ही फोकस करेंगे। 30 पेज के करीब रखेंगे, 30 पेज को आप याद करके चले जाना, बहुत है। जो फाइनल आप उसके बाद कंडेंस कर लेना 10 पेज में एंड में। स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ अब तक यूपीपीसीएस में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, क्या मतलब है इसका? अभी आप क्या यूज़ करते हैं अपने पास? फ़ोन यूज़ करते हैं। अभी सुन रहे होंगे आप, आपने शायद ईयरफोन्स लगा रखे होंगे, अपने टैब, लैपटॉप या फ़ोन पे सुन रहे होंगे। घर से बाहर निकलते हो तो बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, एयरप्लेन्स में जाते हो। हर किसी के पास एक, आपके पेरेंट्स के पास एक जॉब होती है जो कि खेती बाड़ी की आजकल नहीं है ज़्यादातर लोगों की। तो ये कैसे संभव हुआ? दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। हमेशा ऐसा नहीं था कि लोग नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स करते थे, इस तरीके के गैजेट्स यूज़ करते थे। लाइफ ऐसी नहीं थी। एक्चुअली ये सब कुछ लास्ट 300 साल का ही नतीजा है। 300 साल से पहले दुनिया काफ़ी डिफरेंट थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कोइंसाइड करता है। हम जिसे मॉडर्न वर्ल्ड इमेजिन करते हैं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या लगता है आपको? क्या दिमाग में आता है जब हम बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड? फ़ोन, लैपटॉप, सड़कें, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, यही सब आता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसी से एसोसिएटेड है। नई टेक्नोलॉजी, नए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। नाम ही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन। उसको रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने लाइफ को इतनी जल्दी बदल दिया लोगों की। मतलब आप सोचो, पिछले 1500 साल से सेम लाइफ चल रही थी। अगर हम मिडेवल वर्ल्ड की बात करें तो 700 साल, और अगर एंशियंट प्लस मिडेवल मिला लो तो 1500-2000 साल से सेम लाइफ इंसान की चल रही थी। छोटे मोटे चेंजेस आते थे, ज़्यादा नहीं। लेकिन लास्ट 300 साल में इंसान की ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है, इसीलिए इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसीलिए हम इसको पढ़ते भी हैं, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही कोइंसाइड करता है। मॉडर्न जो हम आज एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही नतीजा है। तो जनरली इसका यही पीरियड मानते हैं कि 1760 से तेज़ी आनी शुरू हुई थी, 1840 के करीब चरम सीमा में पहुंच गई थी। ठीक है। जो एक टिपिकल डेफिनेशन है वो ये है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो गया। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देखते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन है कि इंसान अपने जीने खाने का काम किस तरीके से चलाता था। सबसे पहले कैसे चलाता था? कार्ल मार्क्स ने एक्चुअली ये थ्योरी दी थी मोड ऑफ प्रोडक्शन नाम की। तो कहता है कि इससे पहले जो है उसने 3-4 मोड बताए थे। सबसे पहले बताया था उसने एंशंट कम्यूनल मोड। वहाँ पे सभी लोग मिलजुल के काम करते थे, नेचर को चेंज करते थे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। जैसे गए सभी लोग मिल के गए, लकड़ी काटी, सभी लोग गए मिल के, मछली मारी, जानवर मारा, सभी ने साथ पकाया, साथ खाया, ख़त्म मामला। किसी के पास कुछ इकट्ठा नहीं बचा। अब जानवर मारा तो सबने खा लिया। ऐसा नहीं है कि जानवर मारा, जिसने मारा उसने अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं था, सबने खाया उसको। तो किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता था। अगले दिन फिर मिलते थे, जब ख़त्म हो जाता सामान फिर दोबारा मारते थे, खाते थे, पीते थे, इकट्ठा करते थे। घर बनाना सब मिल के बनाते थे।
किसी का अपना प्राइवेट कुछ नहीं होता था, वो एंशिएंट था। उसके बाद आया फ्यूडल। फ्यूडल में क्या हो गया था कि लैंड जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन बन गया। बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर इन्वेंट कर लिया हमने। जब एग्रीकल्चर हमारे पास आ गया तो एग्रीकल्चर ही सरप्लस का रीज़न है। जब एग्रीकल्चर आएगा तो सिर्फ अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर सफिशिएंट है, लेकिन एग्रीकल्चर में बच भी जाता है तो हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है, मैंने ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, तो मुझे 2 साल काम करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के खा सकता हूँ। अब मैं बैठ के खा सकता हूँ तो मेरा दिमाग इधर उधर घूमेगा, कुछ और कर लेते हैं। तो मुझे लगेगा यार चलो अपना कोई शौक़ पूरा करते हैं। मुझे टेलरिंग का काम पसंद था, मैं कपड़े बनाना शुरू कर देता हूँ गाँव वालों के लिए, कारपेंट्री कर देता हूँ, उससे थोड़े पैसे कमा लूँगा। पैसे का कॉन्सेप्ट आने लग गया कि अब मैं आपके लिए एक सर्विस दूंगा। अब पहले तो क्या था कि सब खाने पे हर चीज़ खाने के लिए होती थी और सभी लोग मिल के खाते थे, मिल के ही मारते थे, मिल के उगाते थे, मिल के खाते थे। लेकिन अब यह आ गया कि अब अपना अपना खेत है, अपनी खेती कर रहे हैं हम, तो अब अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है। अब एक्स्ट्रा टाइम है तो मतलब हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अब जो है आपका टाइम जो है कमोडिटी बन चुका है। टाइम इज़ अ कमोडिटी। तो अब आपका जो टाइम है वो कमोडिटी बन गया। अब कमोडिटी को सेल किया जा सकता है। तो अब मैं अपने टाइम को यूज़ करके अगर आपके लिए कपड़े सिल रहा हूँ या आपके लिए लकड़ी के घर बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो आप मुझे उस चीज़ के लिए कुछ दोगे। अब खाना मेरे पास है ऑलरेडी, तो हम कुछ और ईजाद कर लेते हैं, जैसे कि पैसा पैसा ईजाद कर लिया, पैसे दे दोगे आप मुझे। तो इसी तरीके से फ्यूडल मोड ऑफ एग्रीकल्चर आ गया। तब इसमें क्या है कि अब कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें थी, कुछ लोगों के पास कम ज़मीनें थी। तब जिनके पास कम ज़मीनें थी धीरे धीरे गरीब होते गए, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी वो ज़्यादा ज़्यादा लॉर्ड बनते गए। तो फिर क्या हुआ कि जिनकी ज़मीनें नहीं थी, तो ये जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड, उनको अपने घर अपनी ज़मीनों को किराए पे दे देते थे और अपने बैठ के ऐश करते थे। तो लैंड जो है वो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन बन गया। अब बेसिकली क्या है, फ्यूडल लैंडलॉर्ड को काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैठा रहता है और कोई उसके खेत पे काम करता है, उसको किराया देता है। मतलब बेसिकली किराए में क्या देगा, अपने अनाज का एक हिस्सा, अगर जैसे कि 100 किलो गया तो 1/3 दे देगा उसको, 30 किलो। तो फ्यूडल लॉर्ड तो बैठे बैठे खा रहा है। तो अब लैंड जो है कमोडिटी बन गई। अब लैंड है एक मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, लैंड से ही हो रहा है। लैंड मोड ऑफ प्रोडक्शन बन गया। फिर ये चेंज हुआ, फ्यूडल चेंज हुआ अरेंजमेंट, फ्यूडल चेंज हुआ, फिर कैपिटलिस्ट आया, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कोइंसाइड करता है। अब यहाँ पे कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन बन गया, पैसा, क्योंकि पैसा पैसे को जनरेट करता है। तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई हमने, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि ये जब कहता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड दैट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम अग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये वर्ड यूज़ कर लेना भैया प्लीज़। मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है फ्यूडल अग्रेरियन से चेंज होकर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल बन गया। ठीक है, शुरू में ब्रिटेन में 1960 के स्टार्ट हुआ, फिर पूरी दुनिया में यूरोप यूएस के थ्रू फैल गया धीरे धीरे। अब इसने क्या क्या रिवोल्यूशनाइज किया, डेफिनेशन में डाल दो। रिवोल्यूशनाइज प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, ये मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और फ़ोन और ट्रेन और बसें ही बनाई है, नहीं, उसने सोशल स्ट्रक्चर, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, रिलीजन है, सब पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा डाला है, वो देखेंगे हम लोग थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत। जनरली क्या है कि ब्रिटेन से स्टार्ट होता है, जब ये स्टीम इंजन और आपके स्पिनिंग जेनी वगैरह 2-3 चीज़ें बननी शुरू हुई थी। सबसे पहले बेसिकली क्या है ना कि कॉटन से स्टार्ट हुआ था ये, क्योंकि कॉटन हमेशा से यूज़ होता था इंडिया में भी। आपने सुना ही होगा कि कॉटन का जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा था। इंडिया जो है कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर था। तो हम लोग कॉटन के कपड़े बनाते थे, भेजते थे वर्ल्ड वाइड, और बहुत डिमांड थी। सुने होंगे आपने ये कैलिको, ढाका मसलिन, इन सब अपना सिल्क का था, ये सब बना के हम लोग यूरोप में बेचते थे और बहुत बढ़िया डिमांड थी। एक टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का 25 से 40% टेक्सटाइल प्रोवाइड करता था। तो यूरोप वगैरह के भी बहुत बड़ी डिमांड थी वहाँ से। तो अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब कॉटन पे दुनिया उस समय बेस्ड थी, कॉटन सबसे बड़ा पार्ट ऑफ ट्रेड था, तो सबसे पहली जो एडवांसमेंट आई थी टेक्नोलॉजी की, वो भी कॉटन में ही आई थी। क्योंकि कॉटन को उस समय क्या होता था कि टाइम लगता था। कॉटन को काट के लाते तो उसके बाद हाथ से उसके थ्रेड्स को सेपरेट करना पड़ता था। ठीक है, तो वो स्पिनिंग जेनी करके एक चीज़ बनाई, जिससे कि मैकेनिकली सेपरेट करने लग गए, तो उससे काम जो है थोड़ा आसान हो गया। तो वही शुरुआत मानी जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, कॉटन के थ्रू है। ठीक है, अब ये की कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बताए हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो आइए देखते हैं कुछ काम का है क्या।
यूज़ ऑफ आयरन स्टील ये थोड़ा बाद में आएगा। सबसे पहले तो स्टीम जो है, स्टीम से क्या किया था इन्होंने कि कॉटन की फैक्ट्री चलाई थी। जो मैंने स्पिनिंग जेनी बताई है आपको, वो एक मशीन टाइप का होता था जो कि उसके थ्रेड को सेपरेट करने में हेल्प करता था, लेकिन तभी भी किसी इंसान को ही बैठ के मशीन से सेपरेट करना पड़ता था। तो सबसे पहले क्या हुआ ना कि ये स्पिनिंग जेनी तो आ गई थी, लेकिन बाद में एक स्टीम जब आया, स्टीम का जब रेवोल्यूशन, तो स्टीम के थ्रू फिर कॉटन की फैक्ट्री बनाने लग गए, जिसमें स्टीम के थ्रू ऑटोमेट कर देते थे वो थ्रेडिंग, जो मतलब कॉटन पे जो भी काम करना होता था वो ऑटोमेट हो गया स्टीम के थ्रू। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टीम आई। स्टीम का जब हम स्टीम को जब हमने हार्नेस करना शुरू कर दिया तो स्टार्ट होना शुरू हुआ ये एडवांसमेंट। ठीक है, अब स्टीम को लाने के लिए क्या है, अब स्टीम कहाँ से बनाओगे, तो कोल चाहिए था, कोल से करते थे, फिर इलेक्ट्रिसिटी लेके आए, पेट्रोल लेके आए। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये सब आ गया तो हमें ये भी पता चल गया कि लोहा भी पिघला सकते हैं, उससे स्टील बना सकते हैं। स्टील बनाएंगे तो हमारी मशीन स्ट्रांग बनेंगी, बिल्डिंग बढ़िया बनेंगे, टूल्स बढ़िया बनेंगे। तो आयरन स्टील का प्रोडक्शन शुरू होने लग गया, न्यू एनर्जी सोर्सेज आने लग गए, और जैसा मैंने आपको बताया कि मशीन्स बननी शुरू हो गई। स्पिनिंग जेनी बाय हेम्स हारग्रीव्स, ये याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्स और स्पिनिंग जेनी मल्टीपल थ्रेड को एक साथ बिन सकते थे। ठीक है, एक वाटर फ्रेम, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वाटर नदियों के थ्रू, मतलब पानी के थ्रू ऑटोमेट किया था स्पिनिंग के प्रोसेस को, तो वो रिचर्ड आर्कराइट ने वो चीज़ इन्वेंट की थी, वाटर फ्रेम। ये दो चीज़ याद रख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, स्पिनिंग म्यूल वगैरह याद नहीं रखना, नहीं याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका जो मशीन्स का कॉटन पे। फिर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन, जेम्स वाट। ठीक है, स्टीम बोट, रॉबर्ट फल्टन। मैकएडम रोड्स, मतलब जो कि पक्की रोड जो आजकल देखते हैं उसी को कहते हैं मैकएडम रोड्स। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये मत याद रखिए, छोड़िए, तीन बहुत है। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्टेशन में देख लिया, मशीन्स में देख लिया। एक चीज़ और देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्टर में शिप बिल्डिंग भी लिख लीजिए। स्पेशली 1840s के बाद यूएसए एंड ब्रिटेन ने बहुत ग्रेट इन्वेंशंस की थी इसमें। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। आयरन स्टील आपने लिखा ही है, हाँ, हमने ये इन्वेंशन मशीन लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन लिखा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये एडवांसमेंट्स लिख दीजिए, अगर पूछते हैं तो इसको एग्जाम्पल में कहीं यूज़ करें। डेफिनेशन देख लिया हमने कि क्या क्या एडवांसमेंट हुए थे, ये देख लिया हमने, बस इतना ही देखना, इससे ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाएंगे हम लोग। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, क्या फैक्टर्स थे जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 4 और रेवोल्यूशंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला है डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन। पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई थी 18 सेंचुरी में, वही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड बढ़नी शुरू हुई। डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो जो ह्यूमन लेबर से बनाई हुई चीज़ें थी वो कम पड़ने लग गई। तो अब क्या कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब हमें ज़रूरत महसूस होने लगी कि हमारे पास जो है एक बड़ा स्केल पर प्रोड्यूस करने की ताकत होनी चाहिए। तो अब नेसेसिटी आई तो हमने इन्वेंट करनी शुरू करी चीज़ें। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि अब देखोगे तो अराउंड 1751 से 1820 के बीच में इंग्लैंड की पॉपुलेशन डबल हुई है, डबल इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन डालोगे आप पहला पॉइंट। दूसरा डालोगे आप कमर्शियल रेवोल्यूशन।
अब देखो क्या हुआ कि अराउंड 16th सेंचुरी से ही यूरोपियन नेशंस जो हैं वो समुद्र के रास्ते से दूसरी जगहों पे जाने लग गए। ठीक है, 15th सेंचुरी में ही यूएसए को ढूंढा गया, मतलब अमेरिका को, नॉट यूएसए। और 15th सेंचुरी में ही वास्को डगामा इंडिया आया। ठीक है, अब ये इनके ये जब जगहें ढूंढी गई, मतलब इंडिया का रास्ता इन्होंने सी के थ्रू ढूंढा, डायरेक्ट रूट। ऐसा नहीं है कि इंडिया को ढूंढा, वास्को डगामा ने इंडिया को नहीं ढूंढा था, इंडिया तो हमेशा से रहा है और इंडिया हमेशा से लीडिंग रहा है। उसने बेसिकली यूरोप और इंडिया के बीच में डायरेक्ट सी रूट ढूंढा था, वो भी डायरेक्ट सी रूट। ऐसा नहीं था कि पहले सी रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो भी हम ट्रेड करते थे सी के थ्रू। इट्स जस्ट उन्होंने एक डायरेक्ट रूट ढूंढा था, बस इतना ही है। तो अब ठीक है, अब यहाँ पे आए तो अब यहाँ से सामान खरीदते थे। कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या होता है कि अब यूरोप में मसालों की डिमांड होती थी, अब क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा था तो मीट वगैरह ज़्यादा खाते थे, मीट वगैरह ज़्यादा खाते थे तो उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस चाहिए होते थे, तो उनको स्पाइसेस चाहिए। यूएसए मतलब न्यू अमेरिका जो ढूंढा था वहाँ से स्पाइसेस लेके आते थे, इंडिया से स्पाइसेस लेके आते थे, अब उसको वहाँ ले जाकर बेचते थे। अब बेचते थे तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगा, पैसा इकट्ठा होने लगा तो ट्रेड बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा तो कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। अब कुछ लोग अमीर होने लगे, तो अब कुछ लोग अमीर होंगे तो लग्जरी गुड्स डिमांड करेंगे। अब मेरे पास पैसा आ गया, अब मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है, अब जैसे मेरा पूरा एरिया है, अब अमीर हो गया भाई, कोई बड़ा काम किया हमने, मान लो कि हमने एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर दिया और मेरा पूरा एरिया अमीर हो गया। अब हम सब आईफोन रखेंगे, मैकबुक रखेंगे, एक एक BMW खरीदेंगे। तब डिमांड बढ़ गई BMW की, आईफोन की, तो उसका प्रोडक्शन चाहिए उतना, तो अब वो कहाँ से होगा। तो वही है कि कमर्शियल रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिला। कमर्शियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि ट्रेड हुआ, कुछ लोग अमीर हुए, उनकी डिमांड बढ़ी। अब डिमांड बढ़ी तो चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी, अब चीज़ें ज़्यादा चाहिए थी तब उसने उस चीज़ ने कुछ लोगों को मोटिवेट किया कि कुछ ऐसा जुगाड़ निकालो जिससे कि चीज़ें सस्ती और जल्दी बनाई जा सके। तो वो एक सेकंड इम्पीटस है टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। अब ट्रेड करना है, इंडिया लेके सामान जाना है, इंडिया से सामान लेके आना है, न्यू अमेरिका से सामान लेके जाना है, न्यू अमेरिका में सामान लेके जाना है, यूरोप के अलग अलग देशों में सामान बेचना है, अफ्रीका में लेके जाना है, वहाँ से स्लेव्स लेके आने हैं। तब इसके लिए ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशंस होंगे ऑब्वियसली, ताकि ज़्यादा सामान लेके जाया सके, कम कॉस्ट में लेके जाया सके, भारी भारी शिप्स बनाए जा सकें। तो कनाल, पोर्ट, शिप्स, ये सब बनने लग गए। ठीक है, स्पेशली ब्रिटेन में 1760 से 1830 के बीच में एक मेजर इम्पीटस देखते हैं इस चीज़ में हम। तो अब ये जब होने लगा तो मतलब लोग आने जाने लग गए एक जगह से दूसरी जगह, सामान आने लग गया। अब ये सब हुआ तो बेसिकली क्या हुआ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और चीज़ों को इम्पीटस देता है डेवलपमेंट को। जब भी देखोगे ना, कोई कॉरिडोर बना रहे होते हैं इंडिया में, जब हम कॉरिडोर बना रहे होते हैं, कोई डेवलपमेंटल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, तो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब एक कॉरिडोर बनेगा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये अब ये ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन ने आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पीटस दिया। तो ये तीन बड़े रीज़न हो गए जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, ये तो तीन मोटे मोटे रीज़न हो गए जिसको आप लिखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरू हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली ब्रिटेन में कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एक मोटा मोटा है, ये फिलॉसफी है बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्यों शुरू हुआ। अब देखते हैं मोटा मोटा लिखा हुआ है कि ब्रिटेन में कैसे स्टार्ट हुआ। आइए देखते हैं। जोग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जोग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ब्रिटेन के पास एक्चुअली कोल, आयरन, वाटर अबेंडेंट था। तब भाई अब जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो कोल, आयरन इन सबसे स्टार्ट हुआ है, वाटर से। तो जहाँ पे अबेंडेंट होगा वहाँ पे स्टार्ट करना ज़्यादा ईजी होगा। तो जोग्राफिकल रीज़न डालिए आप एक। जोग्राफिकल रीजन्स हो गए आपके कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। और एक चीज़ और थी कि ब्रिटेन का जो क्लाइमेट था ना वो थोड़ा डैम्प है, ओशियन के किनारे होने से डैम्प है, ह्यूमिड। तो जब मैंने आपको जैसा बताया था कि कॉटन से ही स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कॉटन से स्टार्ट होने का रीज़न क्या, अब कॉटन के जो थ्रेड्स होते हैं वो अगर ह्यूमिड ना हो इन्वायरमेंट तो वो ब्रेक हो जाते हैं, उनको
स्पिन करके एक बड़ा बंडल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो इसलिए ब्रिटेन वॉज अ गुड कैंडिडेट। ठीक है, तो एक जोग्राफिकल हो गया। बताया कि ब्रिटेन के कोल और आयरन रिजर्व थे जिससे रॉ मटेरियल मिल गया। रिवर और कैनाल ने एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन दे दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक जोग्राफिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पहला रीज़न। ये हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं अब स्पेसिफिकली। दूसरा हो गया इकोनॉमिक एंड कॉलोनियल एक्सपेंशन। अब दूसरे देशों में जा रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, उनका सामान ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया। जैसे इंडिया एक कॉलोनी बन गई उनकी, तो इंडिया से क्या करते थे बेसिकली, रॉ मटेरियल उठा के लेके आते थे, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, उठा के लेके आते थे कॉटन, ब्रिटेन में लाते थे, अपनी इंडस्ट्री में कपड़ा बनाते थे और इंडिया में लाके बेच देते थे। तब कॉलोनियल एक्सपेंशन से क्या हुआ कि एक तो रॉ मटेरियल मिलने लग गया सस्ते में, दूसरा जो आपने अपनी इंडस्ट्री में फिनिश गुड बनाया है उसको बेचने के लिए एक मार्केट मिल गई। अब इंडिया से सामान लेके आ रहे हो रॉ मटेरियल, फिर इंडिया में ही उसका महंगे दामों पे उसका फाइनल प्रोडक्ट बेच दे रहे हो। तो कॉलोनियल एक्सपेंशन बहुत बड़ा रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में सक्सीड होने का। तीसरा है सोशल एंड एग्रीकल्चरल चेंज। देखिए एक इंक्लोजर मूवमेंट है। इंक्लोजर मूवमेंट में क्या हुआ ना कि बेसिकली छोटे छोटे किसान होते थे, वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियाँ चराते थे, उनके अपने खेत होते थे, एक ओपन लैंड होता था जिसमें भी भेड़ वेड़ चराते थे। लेकिन क्या हुआ था कि ये कमर्शियल रेवोल्यूशन की वजह से अराउंड 17th सेंचुरी में लैंड के प्राइजेस बढ़ने लग गए। लैंड मतलब एग्रीकल्चर करना ज़्यादा बेनिफिशियल होने लग गया। तो जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उन छोटे छोटे किसानों को उनके छोटे लैंड से और कॉमन लैंड से बेदखल कर दिया और उन सबको अपने फार्म्स में मिला के बड़े फार्म्स बनाए, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसी को इनक्लोजर मूवमेंट कहते हैं। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब क्या हुआ कि अब जब उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन अब जो किसान थे, छोटे किसान जिनकी ज़मीन चली गई या फिर जिनको अब बाहर रहना पड़ रहा है, मतलब बेसिकली लैंड ख़त्म हो गया उनके पास, अब नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो शहर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके फिर वो लेबर बन गए। तो इससे लेबर मिलना शुरू हुआ इंडस्ट्रीज़ को। अगर सबके पास खेत होता है तो कोई लेबर का काम क्यों करता, और लेबर का काम नहीं करता और लेबर नहीं मिलता तो इंडस्ट्रीज़ कैसे चलती। तो ये एनक्लोजर मूवमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने का, उससे लेबर मिला। ठीक है, एक दो रीज़न और है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लिख लीजिए चौथा, रोल ऑफ लिबरल एंड प्रोग्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश जो थे बाकी यूरोपियन नेशन से थोड़ा सा अलग थे। इन्होंने ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी में ही एक छोटी सी रॉ पार्लियामेंट बना दी थी। फिर इनका ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था तो इनको मोनार्की की पावर वीक हो गई थी। 1688 1668 करके ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो मोनार्की की एब्सोल्यूट पावर थी वो कम हो गई थी और एक तरीके का पार्लियामेंट कैबिनेट सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो लिबरल पॉलिसीज़ होने की वजह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म बढ़ा। तो इसकी वजह से ये जो इनकी अपनी लिबरल ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ और सक्सीड हुआ इंस्टेड ऑफ अदर यूरोपियन नेशंस। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करते थे। थिंकर थे एडम स्मिथ, उनकी बुक थी इनविजिबल हैंड ऑफ इकॉनमी, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। तो वो ये बुक्स हो गई, ब्रिटिश पॉलिसीज़ हो गई, इन्होंने एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया कि कैपिटलिज्म इज़ अ गुड वे ऑफ प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ने भी उसको प्रमोट किया कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से ट्रेड करो, अपने हिसाब से पैसे लगाओ, अपने हिसाब से प्राइजेस डिसाइड करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये जो लिबरल पॉलिसीज़ थी इसने कैपिटलिस्ट मोड को प्रोडक्शन को इनक्रेज किया, उससे लोगों ने पैसा बनाया और इंडस्ट्रीज़ खोली। तो ये एक अच्छा रीज़न है जो कि आप डाल लीजिएगा। उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ लेसेस फायर। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये टर्म यूज़ कर लीजिएगा, पॉलिसी ऑफ लेसेस फायर ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, कॉलोनीज़ वगैरह की हमने बात कर ली और सर्फडम कैसे एलिमिनेट हुआ था इंक्लोजर मूवमेंट से वो भी देख लिया। ठीक है, 4 रीज़न हो गए। एक रीज़न और देख लेते हैं छोटा सा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन वॉर्स। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन नेपोलियन वॉर्स में क्या हुआ था ना कि
नेपोलियन ने बेसिकली पूरे यूरोप से लड़ाई की थी उस टाइम पे। ये बात है अराउंड 1798 से 1814 तक की। इन्होंने नेपोलियन ने सबसे लड़ाई की थी, ब्रिटेन में जितने भी कंट्री थे सबसे लड़ाई की थी और मोस्टली सबसे जीत गया था एक्सेप्ट ब्रिटेन। अब क्या हुआ था कि नेपोलियन ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसमें ब्रिटेन अब से वो ब्रिटेन से डायरेक्ट जीत नहीं पा रहा था, तो उसने पॉलिसी अपनाई अपनी कि ब्रिटेन के आसपास के जितने भी पोर्ट्स हैं कि उन पे बैरिकेडिंग लगा दो कि ब्रिटेन में सामान आ ना पाए और ब्रिटेन से सामान जा ना पाए, तो ब्रिटेन को हम बर्बाद कर देंगे इकोनॉमिकली। तो ये उसने लगाया, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि वो इतना मैन पावर नहीं था। लेकिन जो ये इन ब्लॉकेजेस की वजह से, इन वॉर्स की वजह से ब्रिटेन में ऐसी कंडीशन पैदा हुई कि लोगों को अलग अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ बनानी पड़ी ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। कहते हैं नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड वॉर इज़ द फादर ऑफ इन्वेंशन। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस वॉर्स में हुई हैं, जैसे अभी ये बता रहा हूँ नेपोलियन वॉर, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। इवन जो कंप्यूटर का, हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स का फाउंडेशन है वो वर्ल्ड वॉर टू से ही आता है, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो अब उन्होंने कुछ इन्वेंशंस उस टाइम पे की अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो उससे नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन बिल्ड हुए। ठीक है, ये हमने देख लिया, सफिशेंट है। तो जब अगर पूछेगा कि क्या फैक्टर्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो आप ये इधर ये एक छोटा सा ये डालोगे और बाकी जो मैंने 5 फैक्टर्स बताए ये डालोगे। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या एडवांसेस हुए तो हमने पीछे देख लिया। स्पिनिंग जेनी आपको लिखना है, टेक्सटाइल के जो इन्वेंशन बताए थे वो लिखने हैं आपको, और वाटर फ्रेम बताया तो वो भी लिखना है। ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना। ये लिखेंगे फैक्ट्री सिस्टम, कॉटन बूम, नहीं लिखना। ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन समझाया था मैंने, वो लिखिएगा आप। स्टीम इंजन हो गया, स्टीम बोट हो गया, लिखिए। मैकैडम रोड हो गई। रेलवे एडवांसमेंट्स लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन, रिचर्ड थ्रेविथिक्स इंजन। फर्स्ट पब्लिक रेलवे, जॉर्ज स्टीफनसन। अच्छा, दो तीन नेम सफिशिएंट है, सारे नेम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2-3 ईजिली नाम याद हो जाए वो याद कर लेना, बाकी छोड़ देना नाम। ज़्यादा आप अगर एक क्वेश्चन में 3 नाम लिख देते हो तो आपको 10 में से 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ, किन कारणों से शुरू हुआ। अब जब शुरू हुआ तो उसके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पड़े हैं सोसाइटी पे। ये तो उन इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यूजुअली आएगा कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू क्यों हुआ, या फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उससे प्रभाव क्या पड़ा। यूपीएससी भी जनरली यही पूछती है घुमा फिरा के, तो यूपीपीसीएस में अगर पूछेगा तो यही घुमा फिरा के पूछेगा। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 2-3 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उस पर ही फोकस करना, उन्हीं पे पॉइंट्स बनाने हैं। और एक A4 शीट लेके अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नोट्स बना लेना। एक A4 शीट से ज़्यादा नहीं चाहिए, उतने में ही बनाना है, आप जैसे भी बनाओ आप। ठीक है, आइए अब थोड़ा इसका देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है कि मास प्रोडक्शन, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड जो है बदल गया। पहले जो गुड्स थे, जो मार्केट गुड्स थे, वो सिर्फ एलीट लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि हाथ से बनाना पड़ता था। हाथ से बनाओगे, लेबर का टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। अब मशीन से बनने लगा, तो जो गुड पहले 10 रुपये मिलता था वही गुड 2 रुपये मिलने लग गया। ठीक है, तो वो ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाते थे, लाइफ स्टैंडर्ड लोगों को इम्प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, लोगों का अगेन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड बढ़ा, ज़्यादा लोग फूड अफोर्ड कर पाते थे, फेमाइंस कम हो गए। ठीक है, अब इसका तीसरा है कि न्यू वेल्थ जनरेट हुई सोसाइटी में। अब जिसके जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं वो पैसा इकट्ठा करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो 2 क्लासेस में बट गए लोग, 2 क्लासेस, बुर्जुआ, प्रोलितारियत। बुर्जुआ माने हाई क्लास, प्रोलितारियत माने लेबर क्लास, मतलब ये मालिक क्लास, ये लेबर क्लास। इसके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हुआ। पूरी जो उसके बाद जो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की हिस्ट्री है वही नीड क्लासेस के कन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। तो ये न्यू वेल्थ ने, एक पॉइंट तो क्या डालोगे आप, मास प्रोडक्शन, दूसरा पार्ट एग्रीकल्चर में करना था, तीसरा न्यू वेल्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 क्लासेस।
ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, उससे इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई। ये हो गया आपके इकोनॉमिक हैं। एक इकोनॉमिक का एक और अच्छा सा पॉइंट डाल देते हैं हम लोग कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन हुआ जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और एक जगह का सामान दूसरी जगह पहुंच सकता है अब। ठीक है, और फैक्ट्री सिस्टम इमर्ज हो गया। एक और पॉइंट डालते हैं हम लोग, चौथा, पांचवा बेसिकली, इमरजेंस ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। ये डालेंगे हम लोग। इकोनॉमिक में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे बड़ा जो है वो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एफआर कनेक्टेड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या दिया था हमें? आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। तो ये जो आइडियाज़ थे ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने लगे अब, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक दूसरे के पास ला दिया था। अब तुम रॉ मटेरियल कहीं से लेके आ रहे हो, अब मेड इन इंग्लैंड प्रोडक्ट कहीं पहुंच रहा है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कहीं पहुंच रहा है। तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पास होते, आइडियाज़ भी पास होते हैं। जब प्रोडक्ट पास होता है तो आइडियाज़ भी पास होते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो पीपल का भी मूवमेंट होता है, तो वो आइडियाज़ भी पास होते हैं। तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस था कि दुनिया में ये जो आइडियल्स थे, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये पॉपुलर हो गए। ठीक है, अब ये जब पॉपुलर हुआ तो जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास एक्सपैंड हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, क्योंकि बहुत लोगों ने बिजनेस खोले, लोगों ने लेबर किया, कुछ लोग मैनेजर बने, मतलब एक बेसिकली एक मिडिल क्लास बढ़ा है, वाइट कॉलर जॉब्स वाला। तब वो कहता है कि भाई पहले क्या होता था ना इन कंट्रीज़ में कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड था, सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोगों को मिलता था, मतलब जो राजाओं के ख़ानदान से होते थे उन्हीं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता था। अब वोट नहीं कर सकते, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपका काम सिर्फ है टैक्स देना, काम करना, टैक्स देना। जितने भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं राजा और महाराजा और जो उनके चापलूस हैं, नोबल्स कहते हैं जिनको, वो लोग देखेंगे। तो मिडिल क्लास एक्सपैंड होने लगा, उनका नंबर बढ़ने लगा। तो वो कहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंट, हमें भी वोट करने को भी मिलना चाहिए, हम भी डिसाइड करेंगे सरकार किसकी होगी। तो ये डिमांड उठने लगी मिडिल क्लास एक्सपेंशन से। फिर पॉलिटिक्स, तो उसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट हुए इंग्लैंड में। ठीक है, उन मूवमेंट के नाम वगैरह पे हमें कुछ करना नहीं है, इतना ज़्यादा देखेंगे नहीं, तो उसको रहने देते हैं नाम वगैरह को, बस इतना लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लग गई। अब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, तो जनरली क्या होता था कि कंट्री बिखरे हुए होते थे, जैसे कि जर्मनी और इटली थे, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे पहले। एक छोटा किंगडम है, जैसे इंडिया भी हुआ था पहले, आपका ऊपर की साइड गुप्ता किंगडम चल रहा है, नीचे की साइड पंड्यास चल रहा है, वेस्ट में वाकाटका चल रहा है, ईस्ट में कोई और चल रहा है। तो वैसे ही जर्मनी और इटली भी होते थे, उनमें अलग अलग जगहों, मतलब अलग अलग छोटे छोटे एरियाज़ में अलग अलग राजा महाराजा अपने छोटे छोटे काम कर रहे होते थे, वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो जर्मनी, इटली और भी अलग अलग कंट्रीज़ यूनिफाइड नहीं थे कम्प्लीटली। ब्रिटेन वॉज यूनिफाइड, लेकिन और कंट्रीज़ इतने यूनिफाइड नहीं थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई, तब क्या हुआ कि अब लेबर, अब जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लो, अब अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा कोयम्बटूर में, तो लेबर तमिलनाडु से भी आएगा, लेबर यूपी से भी आएगा, लेबर बिहार से भी आएगा। अब जब एक जगह से आएंगे तो एक दूसरे के साथ उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो एक भावना बढ़ती जाएगी कि हम एक हैं। ठीक है, जर्मनी में स्पेशली सब जर्मनी बोलते थे, इटली में सब इटालियन बोलते थे। ये भावना और ज़्यादा ईजी होती है बिल्ड होना कि यार ये ऊपर वाला बंदा और नीचे वाला बंदा, हम सब तो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, तो हम एक नहीं हैं क्या? हमारा नेशन भी एक होना चाहिए। तो इससे ये नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती है। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब इकॉनमी सेंट्रलाइज हुई तो नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ी, उसी की वजह से फिर बाद में ये यूनिफिकेशन भी हुआ जर्मनी का, इटली का, और बाद में यही जो नेशनलिज्म था ये सर पे चढ़ गया और वर्ल्ड वॉर्स हुए इसी नेशनलिज्म की असीम भावना की वजह से। तो ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में दो चीज़ें लिख लीजिएगा कि आइडल ऑफ डेमोक्रेसी हो, और एक चीज़ और तीसरा डाल लीजिए कि जब लेबर की कंडीशन ख़राब हुई, मतलब लेबर बने, फैक्ट्रीज़ में एक्सप्लॉइटेशन होता है शुरू में, अभी भी होता है, लेकिन उस समय तो बहुत ही ज़्यादा था। तब लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो कुछ लोगों ने अब मूवमेंट चला कि नहीं, लेबर की भी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी भी डिग्निटी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से दो नए मूवमेंट स्टार्ट हुए, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, कि लेबर को भी राइट्स दो, लेबर की भी डिग्निटी बनाओ। तो ये हो गए इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये सब हेडिंग बना के डाल लेना इफेक्ट्स में, पहला इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल, उसके अंदर सब में ये सब लिखते जाना।
पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में इसी में पॉलिटिकल थ्योरी डाल देना है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो है सोशलिज्म मार्क्सिज्म के दाता हैं, लिख लेना। लेसाइस फजायर मैंने आपको बताया लेसेस फायर का ना, कि गवर्नमेंट का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, कैपिटल्स में। इंडस्ट्रीज समझदार हैं, वो अपने आप बिजनेस अपना कर लेंगे। ठीक है, हमने देखा इकोनॉमिक पॉलिटिकल। अब देखते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी कभी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को ना। और एक बड़ा क्वेश्चन हो तो तीनों चारों मिला के लिख देना। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले दो नए क्लास आ गए, बुर्जुआ प्रोलिटेरियत, एक अमीर एक गरीब, एक रूलिंग एक रूल्ड। ठीक है, बुर्जुआ मिडिल क्लास, फैक्ट्री ओनर, मर्चेंट वगैरह, पूंजीपति लोग, प्रोलिटेरियत फैक्ट्री वर्कर्स, श्रमिक। ठीक है, दो क्लासेस बनी। अब दूसरा देखो, जब क्लासेस बनी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से फैक्ट्रीज खुली, फैक्ट्रीज खुली तो वहाँ लोग रहने आ गए काम करने के लिए, क्योंकि वो भगा दिए गए थे वहाँ अपने फार्म से। वो काम करने आए तो वहाँ सेटल हुए तो अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन ये होता है कि जब कोई भी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाए और किसानी मतलब खेती से बाहर आ जाए और कुछ और काम करने लगे, उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो अर्बनाइज हुआ, घर वर बनाए, वो रहने लग गए वहाँ पे। अब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आए तो दो क्लासेस बिल्ड हो गई, बुर्जुआ और प्रोलेटारियत। अब अर्बनाइजेशन तो हो गया। अब लेकिन अब हर कोई अब लंदन में ही रहना चाहता है। उस समय क्या होता है, लंदन में सब लोग, हर कोई लंदन आने लगे, क्योंकि लंदन में फैक्ट्रीज खुल रही थी, मैनचेस्टर आने लगे, मैनचेस्टर में फैक्ट्रीज खुल रही थी। तो अब जैसा कि अभी भी दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, कि हर किसी के अब जो फैक्ट्री के लेबर हैं उनके पास तो अब इतने सारे फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए, स्पेस तो लिमिटेड होगा उस सिटी में, तो वो लोग रहेंगे कैसे? तो गंदगी में रहेंगे। ओवर क्राउडेड हो गए सिटीज़, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई, क्राइम बढ़ने लग गए। तो अनसैनिटरी लिविंग कंडीशंस ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो इसमें क्या क्या लिखोगे? न्यू क्लास स्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस, ये एक अलग पॉइंट आएगा। ठीक है, राइज ऑफ पब्लिक एजुकेशन, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ चल रही है। अब इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि उनके पास इंजीनियर आए, मैनेजर आए, वो कहाँ से आएंगे अगर पढ़ाओगे नहीं? तो गवर्नमेंट को उन्होंने फोर्स किया कि पढ़ाई स्टार्ट करो, टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन स्टार्ट करवाइए स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो राइज ऑफ पब्लिकेशन, गवर्नमेंट ने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये सरकार का काम है पढ़ाना। अब भले ही इसका रीज़न कुछ भी हो, रीज़न इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को वर्कर्स मिल सके, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ने पब्लिक एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ताकि स्किल्ड वर्कर्स मिल सके। ठीक है, अब एक चीज़ और हुई थी इसमें, ये देखा ना आपने, अर्बनाइजेशन हुआ, राइज ऑफ पब्लिक एजुकेशन हुआ, और आपका न्यू क्लास स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, सोशलिज्म कम्युनिज्म आया। वहीं पे एक चीज़ और आया कि रिलीजियस मोनोपोली जो थी चर्च की, उसको लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया। ठीक है, अब क्या होता है कि रिलीजन और अर्बनाइजेशन जो है वो साथ साथ नहीं चलते। अर्बनाइजेशन जब आता है तो रिलीजन जो है बैकग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि रिलीजियस आइडियोलॉजी अर्बनाइजेशन की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती। तो जैसे जैसे शहरीकरण होगा, धार्मिक भावनाएं घटती जाएंगी। ठीक है, तो वही हुआ कि चर्च की जो मोनोपोली थी वो कम होने लग गई। अर्बनाइजेशन, लोग अपने काम में बिजी हो गए, उनको अपने मनी माइंडेड होने लगे, मनी ओरिएंटेड होने लगे, कंज्यूमरिस्टिक होने लगी सोसाइटी। तो रिलीजियस मोनोपोलीज कम होने लगी। अब रिलीजियस का रिलीजन जो ज़्यादा प्राइवेट अफेयर बन गया कि अपने घर में करिए आप जो भी करना है। मतलब बेसिकली जो चर्च का काम है, मतलब आप क्रिश्चियन हैं, अब वो वहाँ के लोग क्रिश्चियन थे, तो आप क्रिश्चियन हैं लेकिन अपने घर में क्रिश्चियन रहिए। चर्च का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके रिलीजन तक ही रहना चाहिए। चर्च जो है वो हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, जो होने लगा। तो देखा हमने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। अब एक बार और ये देख लीजिए एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि पोल्यूशन वोल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन हुआ तो एक डाल लेना। सॉरी गाइस, सॉरी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो कॉलोनियलिज्म से हेल्प मिली थी, लेकिन उसने कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा भी दिया था। तो कॉलोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई रॉ प्रोडक्ट्स की, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, हमें सामान और बेचना है, पूंजीपति और रॉ मटेरियल चाहते हैं और लेबर चाहते हैं। तो चाहते हैं कि दुनिया के और कोनों पे कब्ज़ा किया जाए। अब इंडिया पे कब्ज़ा था, उससे काम नहीं चल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा अफ्रीका भी, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को भी कब्ज़ा करेंगे। फिर हम चलते हैं थोड़ा लैटिन अमेरिका, जो ये आपके कोलंबिया, गुयाना वगैरह कंट्रीज़ हैं, उन पे कब्ज़ा करेंगे। ठीक है, और फिर हम चलते हैं थोड़ा ईस्ट एशिया की साइड, वहाँ पे कब्ज़ा करेंगे। जैसे चाइना हो गया, वहाँ से टी लेके आएंगे,
आपका फिलीपींस हो गया, उस पर यूएस ने कब्जा किया था। इंडो चाइना हो गया। इंडो चाइना पता है ना आपको किसको कहते हैं? कंबोडिया, इंडोनेशिया वगैरह, इनको लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन पे कब्जा करेंगे तो कॉलोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बढ़ना शुरू हो गया। ये भी एक पॉइंट डालिएगा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बाद। अब हमने देखा कि इसमें कुछ चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। तो जब भी आप लिखो ना, तो थोड़ा सा एक काम करना कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखो तो 2 पॉइंट पॉजिटिव, 2 पॉइंट नेगेटिव। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में भी थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव। सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नहीं भरना है कहीं भी, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव के हेडिंग बना के 2 पॉइंट लिख देना। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में सिर्फ नेगेटिव ही है तो नेगेटिव ही डालोगे, ठीक है। कॉलोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव डालोगे, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है तो वहाँ पे 2 सेक्शंस बना लेना। तो आपके क्या बनेगा, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर सब सब हेडिंग। तो ये बढ़िया, एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2-3 पन्नों का, बढ़िया लिख दोगे आप। अब यहाँ पे नेगेटिव अलग से दे रखा है, लेकिन आप उसी में मिलाना, ठीक है। जब जैसे लिख रहे हो सोशल, तो उसी में सोशल का पॉजिटिव, सोशल का नेगेटिव। कह रहे हैं कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, अब 12-16 घंटे काम करते थे, चाइल्ड लेबर होता था, तो रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह साथ में आए, सोशलिस्ट मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म, तो उसकी वजह से थोड़े रेगुलेशंस वगैरह भी आया, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव में। आपको मैं थोड़े पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे कि हमने बताया था कि लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज, किसी को कहीं रहना पड़ रहा है, कहीं रहना पड़ रहा है, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, कोई सैनिटरी कंडीशंस नहीं है, टैक्स सबको देना है, नई क्लासेस आ गई हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा है, फैक्ट्री का काम जो बहुत लंबा है, बहुत ग्रिम है, ब्रेक्स नहीं मिलते, छुट्टी नहीं मिलती, संडे को भी काम करना पड़ता है, वुमेन और चिल्ड्रन से भी काम कराते हैं, कई 6 साल के बच्चों से भी काम कराते हैं। फिर पॉलिटिकल में भी एक नेगेटिव ये है कि जो कुछ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स उससे इमर्ज हुए थे, क्योंकि उनको उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, कुछ एक्सट्रीम्स हुए, जैसे मार्क्सिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म का एक्सट्रीम चला गया, जो कि बाद में वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। इम्पीरियलिज्म उसकी वजह से डेवलप हुआ। तो ये सब आप नेगेटिव्स में लिखना। फिर कंक्लूजन, जैसा मैंने हमेशा आपको बताया कि कंक्लूजन कैसे होने चाहिए। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि आप पहले थोड़ा सा समराइज़ करेंगे 1 से 2 लाइन में कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ड्रामेटिकली रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड पेव द वे फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब ये आपने बताया, लेकिन बताया कि आपने सिर्फ कुछ अब समरी देने वाला बताओगे, कोई जगह से कोई दिक्कतें भी हुई, क्रिएटेड इकोनॉमिक इनक्वालिटी, एनवायरमेंटल डैमेज, हार्श लेबर कंडीशन, ठीक है। अब जब आप बताते हो समरी, तो वहाँ पे आप पहले थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, फिर उसके बाद कुछ इश्यूज बताते हैं उसके साथ, उसके बाद बताते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे पाया गया। फिर उन्होंने मेजर पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज आई, जिससे कि चीज़ें आगे तक हमेशा के लिए चेंज हो गई। यूपीपीसीएस का एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, एनालाइज द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन ब्रिटिश सोसाइटी, पर्टिकुलरली हाईलाइटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास। इसको अलग से देखेंगे जब आएंगे हम लोग तो इस पर। तो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मोस्टली कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन बच रहा है कि इंग्लैंड ही क्यों, देख लेते हैं इंग्लैंड ही क्यों। वैसा मैंने बताया, जोग्राफिकल एज, थेम्स रिवर थी, कोल सेंटर्स थे, आयरन सेंटर्स थे, ठीक है। फिर कॉलोनियल एम्पायर जो इनका था, इंडिया से लेके अफ्रीका तक, वहाँ से रॉ मटेरियल उठा के लाते थे, वहाँ मार्केट भी मिल जाता। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ब्रिटेन में कौन कौन सी हुई थी, आइए आपको मैं एक बार बता देता हूँ, लिख लीजिए आप। 1738 में एक बंदा था जॉन के, उन्होंने फ्लाइंग शटल बनाया, ये वीविंग के काम आता था, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप। एक चीज़ और, एक और नाम लिखवा रहा हूँ आपके पास, और हम्फ्रे डेवी, इन्होंने सेफ्टी लैम्प बनाया था, जो लैम्प सर पे लगा के माइंस में काम करते हैं जाके ना, वो वाला लैम्प। तो इससे क्या हुआ कि वीविंग का काम जो है रिवोल्यूशनाइज हो गया, और सेफ्टी लैम्प आने से माइनिंग का काम रिवोल्यूशनाइज हो गया। तो ये दो टेक्निकल इन्वेंशंस थी। और आगे आप लिख लेना उनके भी, जो मैंने पीछे दिखाया था आपको ना,
ट्रेन वगैरह के स्टीम इंजन, जेम्स वॉट वगैरह, वो भी डालना हो, लेकिन ये दोनों नाम लिख लेना, अच्छे नाम हैं, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। हमने देखा टेक्नोलॉजी, कॉलोनियल एम्पायर उसका, और जोग्राफिकल लोकेशन। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखिएगा कि जैसा मैंने बताया था लिबरल पॉलिसीज़, पीछे बताया हुआ है वो लिखिएगा। और आपका इंक्लोजर मूवमेंट जो कि ब्रिटेन में ही हुआ था, तो और बाकी कंट्रीज़ में नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ इतनी जल्दी। और जैसा मैंने बताया था आइडियोलॉजी फिर मैंने बताया था ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में आपको, 1688 का जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, किस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन आया था ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से। नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के वॉर्स के बारे में बताया था, वो भी डाल लीजिएगा। फिर आपको बता रहे हैं सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसा मैंने बताया आपकी बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कैसे सोशली और पॉलिटिकली स्टेबल था, क्योंकि वहाँ पे वॉर्स नहीं हो रहे थे इतने ज़्यादा। जैसे कि क्या हुआ था कि थ्रू आउट 16, 17 एंड 18 सेंचुरी यूरोप आपस में लड़ता रहा। नेपोलियन से पहले भी ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कभी स्पेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे हैं, कभी स्पेन और पोर्चुगल आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग, बेल्जियम कभी किसी से लड़ रहा है, तो इसकी वजह से ये लोग डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं कर पाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे इतना फोकस नहीं कर पाए। लेकिन ब्रिटेन जो स्टेबल था, क्योंकि वहाँ पे मनार्की थी, लेकिन मनार्की लिमिटेड मनार्की थी, क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ पे जो मनार्की थी वो रिस्पॉन्सिबल मनार्की बन चुकी थी। वहाँ पे एक तरीके से एक प्रोटो कैबिनेट सिस्टम आ चुका था। तो प्रोटो कैबिनेट सिस्टम कैसे होता है कि मोनार्की की उल्टी सीधी हरकतें नहीं होती थी कि चलो आज राजा जी का ये मन है तो आज ये करते हैं, कल ये मन था ये करेंगे। तो उसकी वजह से जो एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, तो स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है तो कोई पैसा लगाने में अपना डरता नहीं है। अब जैसे स्पेन और पोर्टुगल आपस में लड़ रहा है, तो स्पेन में कौन इंडस्ट्री खोलने जाएगा? अब मणिपुर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कोई इन्वेस्टर जाएगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? मणिपुर में नहीं जाएगा। तो वैसे ही, तो उसी की वजह से बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स वगैरह स्टार्ट होने शुरू हुए वहाँ पे, क्योंकि स्टेबल सिस्टम था, ठीक है। अब लाइफ कैसी थी ये तो हमने देख लिया है कि ओवर क्राउडेड, हेल्थ क्राइसिस, चाइल्ड लेबर, लॉन्ग आवर्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लेबर चैलेंजेस, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार ब्रीफ आउटलाइन ले लेते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन का। अमेरिकन रेवोल्यूशन को एक आउटलाइन ले लेते हैं, बाकी अमेरिकन रेवोल्यूशन को ख़त्म कल करेंगे, ठीक है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो हेल्प मिल जाएगी। अभी देखते हैं थोड़ा सा अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है। इनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ये भी पहले इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करते थे, लेकिन इनकी हिस्ट्री अलग है थोड़ी सी। हमारे जैसे हमारा पहले एक इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करता था, वो बाद में गुलाम बन गया और फिर हमें आज़ादी मिली। इनका ऐसा नहीं था सिस्टम। इनके यहाँ क्या था कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड ढूंढा था, तो उस समय वहाँ पे सेटलमेंट जो थी वो ट्राइबल्स की सेटलमेंट थी, जो इंडिजिनियस पीपल होते हैं, जिनको रेड इंडियंस कहते थे लोग, वो लोग रहते थे। तो वो अपने ट्राइबल वे ऑफ लाइफ में रहते थे। कोई ऐसा, मतलब जैसे इंडिया एक पहले पास्ट में एक पावर हाउस हुआ करता था, बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस, ऐसा नहीं था उनका। वो एक ट्राइबल्स थे और वो एक कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज नेशन नहीं था। तो वहाँ पे जो सेटलमेंट है वो यूरोपियंस ने ही स्टार्ट की थी। वहाँ पे कोई, जो अभी हम लोग देखते हैं अमेरिका में जो वाइट पीपल हैं, वो अमेरिकन जो है वो बेसिकली यूरोपियंस ही हैं, वो यूरोप से ही आए थे। क्योंकि अब उसके आने के अपने अपने अलग अलग रीज़न थे। 16 सेंचुरी से जब कोलंबस ने ढूंढा, उसके बाद वो आना शुरू हो गया। एक तो खाली ज़मीन थी, और फिर बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से वो वहाँ आके सेटल होना शुरू हो गया। तो 200-300 सालों में रहते रहते उनके अंदर एक अपनी भावना आ गई कि हम लोग यूरोप से, मतलब इंग्लैंड से अलग है, तो हमें अपना अलग अब वो बनाना चाहिए देश। तो उसकी वजह से ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो यहाँ की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको किसी ने गुलाम ऐसा सच नहीं बनाया था शुरू में। अब देख लेते हैं एक बार कि ये क्यों आए, मतलब यूरोपियन जो है अमेरिका में सेटल क्यों हो गए। तो थोड़े कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे कि जो उस समय डायनेस्टी चलती थी, स्टुअर्ट डायनेस्टी नाम था उसका। तो उनका एक राजा था चार्ल्स फर्स्ट, तो वो जो है वो हार गया। तो हार गया तो मारकाट शुरू हो गई वहाँ पे हारने के बाद। अब पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ करते हैं ना मारपीट, तो वो उसके जो सपोर्टर्स थे वो भाग के अमेरिका आ गए ताकि वो बच जाएं वहाँ पे। तो ये एक पॉलिटिकल रीज़न ये था।
और क्या था, एक रिलीजियस रीज़न भी है कि अब क्या है कि वहाँ पे जो कुछ जैसे कि वहाँ पे कैथोलिसिज्म बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे जर्मनी में कैथोलिसिज्म बहुत प्रोमिनेंट है। तो अब जो नॉन कैथोलिक्स होते थे, जैसे कि प्यूरिटन्स होते थे, उनका थोड़ा सा रिलीजियस आइडियोलॉजी थोड़ा सा अलग होता था, और उनको वो फ्रीडम मिल नहीं पा रही थी वहाँ पे, तो वो भाग कर आ गए और अपनी नई कॉलोनी स्टार्ट कर ली यूएसए में, अमेरिका में। यूएसए था नहीं उस टाइम पे, उस समय सिर्फ अमेरिका नाम है इसका, यूएसए बाद में बनाया। ठीक है। तो एक प्लाईमाउथ नाम की कॉलोनी बना ली मैसाचुसेट्स नाम की जगह पे प्यूरिटन्स ने। उसी तरीके से इकोनॉमिक रीज़न थे कि वहाँ पे अमेरिका में गोल्ड मिला था, तो लोग वहाँ मूव कर गए ट्रेडर्स वगैरह प्रॉफिट के लिए। एक जेम्स टाउन कॉलोनी बनी थी जो गोल्ड के लिए आए थे, तो जेम्स टाउन कॉलोनी बनी गोल्ड के लिए, जो ट्रेडर्स आए थे उनकी। प्यूरिटन्स ने प्लाईमाउथ कॉलोनी बनाई रिलीजियस रीजन्स की वजह से, सोशल रीजन सब स्लेवरी थी। यूरोप में स्लेवरी थी, तो जो लोग वल्नरेबल सेक्शंस थे वो भाग कर अमेरिका आ गए। और जैसा मैंने बताया कि यूरोप में वॉर वॉर चलता रहता था बहुत ज़्यादा, तो हॉस्टाइल रहता था इन्वायरमेंट, तो कुछ लोग जो शांति प्रिय लोग थे वो निकल गए। तो इस तरीके से वहाँ पे सेटलमेंट हुए, जो न्यू अमेरिका था वहाँ पे इस तरीके से सेटलमेंट हुआ। अब देखते हैं कि अब इनको, अब एक्चुअली अब सेटलमेंट हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, एक प्लाई माउथ कॉलोनी बनी, एक आपकी जेम्स टाउन कॉलोनी बनी। ठीक है। तो 1775 तक ये सब स्टार्ट हो गया था, ये 1500 के करीब स्टार्ट हो गया था सब काम। 200-300 साल में काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया सब। 1775 तक 13 कॉलोनी बन चुकी थी। वो अपना ब्रिटेन के अंडर थे, लेकिन अपना अपना उनका ऑटोनोमस सिस्टम भी हुआ करता था। तो जनरली क्या है कि कुछ कॉलोनी नॉर्थ में थी और कुछ कॉलोनी साउथ में थी। तो थोड़े से नाम देख लेते हैं ना एक दो कॉलोनी के, कभी यूज़ कर लो आप कहीं पे। नॉर्थ वालों का नाम था न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड। ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये नॉर्थ का जो एरिया था ना, यहाँ पे थोड़ा हिली था, तो एग्रीकल्चर में होना मुश्किल था। और जो साउथ वाला था, साउथ की कॉलोनीज थी नॉर्थ कैरोलाना, साउथ कैरोलाना, वर्जीनिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर इजी था। तो ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है उस समय का अमेरिका। अब ये लोग जो, अब इनको अपनी इंटरनल अटॉनमी थी, ब्रिटिश मोनार्क से एलिजियंस था, टैक्स वैक्स पे करते थे, लेकिन अपनी इंटरनल अटॉनमी थी। और चूंकि ये जो सोसाइटी थी वो अलग अलग यूरोपियन नेशन से बनी थी, कुछ जर्मन्स थे, कुछ फ्रेंच थे, कुछ ब्रिटिश थे। अब भले ही वो बाद में सब इंग्लिश बोलने लग गए वहाँ रह के, क्योंकि अब मजबूरी है, एक साथ रह रहे हैं तो धीरे धीरे एक लैंग्वेज बोलने लगते हैं। लेकिन तो वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी, तो थोड़ा लिबरलिज्म ज़्यादा था कंपेयर टू यूरोप। तो उन लोगों के अंदर एक यूरोप से, मतलब इंग्लैंड से अलग रहने की एक फीलिंग आने लगी उनके अंदर, कि हम इंग्लैंड से थोड़ा अलग हैं। क्योंकि हम अलग हैं, अब रीजंस देखो आप अलग होने के, कि पहले तो इंटरनल अटॉनमी जो इन्जॉय करते थे ये, वो इंटरनल अटॉनमी ने इनको एक फीलिंग दे दी कि हम पूरे ही क्यों ना अटोनमस हो जाएं। दूसरा कि इनके अंदर थोड़ा लिबरलिज्म ज़्यादा था। और एक तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न, कि अराउंड 1713 से 1763 के बीच में अमेरिका ने वुड, लेदर, टोबैको, शुगर, कॉपर, ये सब एक्सपोर्ट करना शुरू किया यूरोप में, और उसकी वजह से बढ़िया पैसा बनाया। तो कुछ सिटीज़ बहुत अमीर हो गए, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, वो अच्छे खासे प्रॉस्परस सिटीज़ बन चुके थे ऑलरेडी 1775 से पहले ही। तो कुछ अब अमीर हो गए, ये सोशल कंडीशंस भी लिबरल थी, पॉलिटिकल कंडीशंस भी, इंटरनल इकोनॉमी थी, और कुछ एजुकेशनल, मतलब उस समय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स भी होने लग गए। जैसे कि कुछ पेपर्स थे, द गैजेट, न्यूयॉर्क रिपोर्टर, ये लोग, ये सब पॉपुलर हो गए थे, ये इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लग गए। कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ खुली थी, प्रिंसटन, येल, ब्राउन, जो कि आज बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लोग भी आ गए। तो उससे एक इंटेलेक्चुअल लिबरल ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जिससे लोगों को लगने लगा कि हम क्यों क्यों इनके साथ रहें। ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड याद रखना, ये लिखने को नहीं आएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ध्यान रखना कहानी का। तब अब मेन क्या हुआ, कि अब स्टार्ट कैसे हुआ, इशू कैसे स्टार्ट हुआ, अब आइए देखते हैं। इमीडिएट इशू क्या है। हाँ, तो एक ब्रिटेन जो है वो 7 ईयर्स वॉर में इन्वॉल्व था, 1756 से 1763 के बीच में। ब्रिटेन का फ्रांस के साथ वॉर चल रहा था, जो अब जैसे नॉर्दर्न अमेरिका था ना, तो
आपका ये तो यूएस वाला पार्ट हो गया, इसके ऊपर कनाडा था। तो कनाडा में क्यूबेक करके रीजन था, इसको लेके ब्रिटेन और फ्रांस में झगड़ा हुआ था। तो अब इसमें झगड़ा हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था ना कि अमेरिका ने कहा कि भाई हमें ये जो नीचे वाले थे, इन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, तुम आपस में लड़ लो, हमारा कोई मतलब नहीं। तो ब्रिटेन जो है क्यूबेक को कब्जा करना चाहता था। तो ब्रिटेन ने फ्रांस को डिफीट कर दिया, ये 7 ईयर्स वॉर जो हुआ था, तो फ्रांस को डिफीट कर दिया उसने और कब्जा कर लिया क्यूबेक पे। तो फ्रांस ख़त्म, अब ब्रिटेन ब्रिटेन ही बचा है पूरा इसमें। तो अब ये 7 वॉर्स के होने की वजह से जब अब अमेरिकन को दिखने लगा कि ऊपर जो फ्रांस का खतरा था वो तो गया, अब बचे हैं ब्रिटेन ब्रिटेन, तब बस हमें इन्हें हटाना है। तो 7 ईयर वॉर्स को एक रीज़न माना जाता है कि क्यों इसने इस वॉर के जो इंडिपेंडेंस का जो वॉर था इसको इम्पीटस क्यों दिया, क्योंकि फ्रांस का खतरा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ ब्रिटेन ब्रिटेन बचा है। तो ब्रिटेन ब्रिटेन को अब उनको लगता था कि ब्रिटेन को सिर्फ हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, और वैसे भी अब फ्रांस का कोई खतरा बचा नहीं है, तो हमें ब्रिटेन की सिक्योरिटी क्यों चाहिए। सबसे पहला रीज़न यही है 7 ईयर्स वॉर। तो ये दूसरा रीज़न है कि जो अमेरिकन्स का, तो अमेरिकन्स का इंग्लैंड के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। जनरली कौन से लोग आते थे अमेरिका में रहने में, जिनको डिपोर्ट कर देते थे, जो क्रिमिनल्स हैं या प्रॉस्टिट्यूट्स, या फिर जिन लोगों को मारा पीटा जा रहा था, स्लेव बनाया जा रहा था, या रिलीजियसली परसिक्यूट किया जा रहा था, वो सभी थे। तो वो उनके वैसे भी कोई सहानुभूति नहीं थी यूरोप से, वो लग ही रहना चाहते थे। ज़्यादातर अमेरिका जो है प्यूरिटन क्रिश्चियन सेक्ट को फॉलो करता था, जबकि मोस्ट ऑफ द इंग्लैंड वॉज एंग्लिकन। तो ये रिलीजियस डिफरेंस भी था, तो अपना कोई उनका कोई अफेक्शन नहीं था उसके लिए। ठीक है, तो पहला रीज़न है 7 ईयर्स वॉर, दूसरा रीज़न है नो अफेक्शन। ठीक है, अब तीसरा रीज़न है कि कुछ इमीडिएट पॉलिसीज़ लेके आए थे ब्रिटिश, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो थे, एक उनके प्राइम मिनिस्टर थे ग्रीनवाइल। तो 1763 में कुछ उल्टे सीधे लॉज लेके आ गए, बता देता हूँ एक बार, वो लॉज लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रीनवाइल पॉलिसी। ग्रीनवाइल पॉलिसी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये लॉ लेके आए जिससे कि हंगामा मच गया अमेरिका में। एक स्टैम्प एक्ट लेके आए, एक टाउनशेंड एक्ट लेके आए, एक टी एक्ट लेके आए। ये एक्चुअली सेम बंदा लेके नहीं आया। ग्रीनवाइल पॉलिसीज़ में जो है ना, उन पॉलिसीज़ का नाम है आपका नेविगेशन एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, स्टैम्प एक्ट एंड क्वार्टरिंग एक्ट। लिख लेते हैं, एक जगह पे लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। नेविगेशन एक्ट। तो नेविगेशन एक्ट बेसिकली क्या था कि ये नेविगेशन एक्ट था पहले से, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। उसका मतलब ये था कि अगर अमेरिका कोई भी शिप यूज़ करेगा तो वो ब्रिटिश शिप ही होना चाहिए, ताकि ब्रिटिश को फ़ायदा हो इससे। लेकिन अब इसको इन्होंने क्या किया ना, ग्रीनवाइल के टाइम से, ग्रीनवाइल जब आया 1763 में आया था ग्रीनवाइल, तो उसने कहा कि अब ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और ग्रीनवाइल ने कहा कि अब इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाओ कॉलोनीज़ के ऊपर। हम अपनी जो आर्मी इनके खड़ी करते हैं, आर्मी अमेरिका में इनकी सिक्योरिटी के लिए, उसका पैसा कौन देगा, इनसे पैसा निकालो उसका। तो एक तो नेविगेशन एक्ट निकाला उसने, डायरेक्ट टैक्स निकाला, और उसने 4 नए रेगुलेशंस लगा दिए। ठीक है, ग्रीनवाइल के ही 4 रेगुलेशन, ये देख लेते हैं एक बार। पहला है शुगर एक्ट। वो कहता है कि अगर आपको रम इंपोर्ट करनी है, कोई भी दारू इंपोर्ट करनी है, तो इंग्लैंड से ही इंपोर्ट करो, कहीं और से नहीं करो, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, हमारे पास से ही लेके आइए आप। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के पास अपनी शुगर फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो चाहते थे उनका शुगर का जो स्टॉक है वो निकल जाए। लेकिन अब एक कॉलोनी क्यों ले वहाँ से, मतलब अमेरिकन क्यों ले, अब उनको महंगा पड़ रहा है वहाँ से, वो नहीं लेना चाहते। फ्रेंच और डच जो उसको और सस्ते में दे रहे थे। दूसरा था करेंसी एक्ट, ये भी 1764 का है, कि सिर्फ इंग्लिश करेंसी यूज़ करिए आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए, अपना नहीं करो कुछ भी, जो हमारी इंग्लैंड की करेंसी वही यूज़ करो। तीसरा है आपका स्टैम्प एक्ट 1765। इसमें डायरेक्ट टैक्स लगाया था कॉलोनी पे कि जो भी स्टैम्प मटेरियल है वो ब्रिटेन में ही प्रिंट होने चाहिए, तो इसके लिए वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए अमेरिकन। एक चौथा नाम है चौथे का, क्वार्टरिंग एक्ट, कि जो मिलिट्री पे जितना खर्चा हो रहा है हमारा आपकी, उसका 1/4 हमें दो।
अब ये सब मिला जुला के क्या हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने अपोज किया कि नहीं, हम इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, हम नहीं मानेंगे ये सब लोग। तो ये ग्रीन वाइल की जो पॉलिसी थी, ये एक मेजर फैक्टर था जिससे डिसकंटेंट स्टार्ट हुआ। पहला क्या है, 7 ईयर वॉर्स, दूसरा है ग्रीन वॉल पॉलिसी। तो उससे थोड़ा एक ऑपोजिशन बिल्ड हो गया। ऑपोजिशन बिल्ड हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक स्लोगन दिया, अमेरिकन ने ये स्लोगन लिखी है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप हमें अपनी पार्लियामेंट में जगह नहीं दे रहे हो, हम आपकी पार्लियामेंट में नहीं बैठते, आप हमारे ऊपर टैक्स कैसे लगा रहे हो? या तो हमें अपनी पार्लियामेंट में बिठाओ, फिर टैक्स लगाना। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा घबरा गई। उन्होंने वो जो स्टैम्प टैक्स था उसको हटा लिया। अब उससे अमेरिकन को और स्ट्रेंथ मिल गई कि ये हम जीते हैं। अब लेकिन क्या हुआ कि अब जब इंग्लैंड को दिखा कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, ये जो हमने टैक्स हटाया है ना, इससे वहाँ पे इंडिपेंडेंस का मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया, ऑटोनॉमी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बाद एक नए प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। वो थे 1770 से 1782 तक प्राइम मिनिस्टर। तो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर थोड़ी और पॉलिसीज़ डालो, ये सर पे चढ़ रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ी और पॉलिसी डालो। तो उसका नाम है टी पॉलिसी। टी पॉलिसी। तो कहते हैं कि जो अमेरिका में टी है, वो टी आपको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से ही खरीदनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी वही वाली जो हमारी वाली इंडिया में, उसी से आपको टी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो चाइना से लेके आते थे, बहुत सारे स्टॉक कर रखा था। वो कहते हैं उन्हीं से खरीदो आप, और किसी से नहीं खरीद सकते। तो इसको कहते हैं टी पॉलिसी। तो अब अमेरिकन ने कहा नहीं भैया, हम तो नहीं खरीदते, हम तो जहाँ से पसंद आएगा वहाँ से खरीदेंगे। तो क्या हुआ कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप लगा हुआ था बॉस्टन पे। तो कुछ अमेरिकन जो है रात में घुस गए शिप में, और जितने भी टी के पैकेट्स थे सब पानी में फेंक दिए। उसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। ठीक है, ये 342 चेस्ट थे, तो उसको फेंक दिया पानी में। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है बॉस्टन टी पार्टी। ये जो बॉस्टन टी पार्टी बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि इस दिन ये क्लियर हो गया कि अब हम तुम्हारे अनजस्टिफाइड लॉस को नहीं मानने वाले। अब चीज़ें बदलने लगी थी। तब लॉर्ड नॉर्थ घबरा गए, जिन्होंने ये टी पॉलिसी लेके आए थे, घबरा गए। उन्होंने उसको चैलेंज की तरह लिया और उल्टे सीधे लॉ लेके आए। उन्होंने कहा कि ये जो बॉस्टन का पोर्ट है जिस पे आपने बवाल मचाया है, हमारी टी फेंकी है, उस पोर्ट को हम कब्ज़ा कर लेंगे। उस पोर्ट को कम्प्लीटली कब्ज़ा कर लिया और अपनी सेना वेना वहाँ खड़ी कर दी। अब ये सब हुआ तो ऑब्वियसली मामला बढ़ेगा। तो उसके बाद वहाँ के कुछ जो अमेरिका में जो उस समय के लीडर्स वगैरह थे, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल पीपल थे, वो मिले जुले, एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसको कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे फिलाडेल्फिया में हुआ था ये। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें इंटरनल ऑटोनॉमी चाहिए, और अब ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करा जाएगा। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का ये डिक्लेरेशन था। उसके बाद लड़ाई हुआ। उसको कहते हैं बैटल ऑफ लेक्सिंगटन। नहीं लिखना, इतना इतने डिटेल में नहीं जाना। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस बना, देन सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस बना। ईयर याद कर लो। ठीक है, ये है 1774 और ये है 1775 टू 1781। ये सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ सेलेक्ट किया गया अमेरिकन फोर्सेस का, और डिसाइड किया गया कि अब लड़के फ्रीडम लेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन बनाया और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, देखो ये सब लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। अब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। युद्ध हुए। बैटल ऑफ लेक्सिंगटन, कॉन्कॉर्ड, बैटल ऑफ बंकर हिल, ये सब हुआ। और ये सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद 4 जुलाई 1776 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस ने थॉमस जेफरसन के अंडर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बना दिया। इन्होंने प्रोक्लेम किया ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड जस्टिफाइड सेपरेशन ऑफ ब्रिटेन। ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये नाम, ये वर्ड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये वाला इनका स्टेटमेंट याद रखना, और ये डेट। इसीलिए जुलाई 4 को ये लोग अपने इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं यूएस में। बस इतना ही, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना याद रखना, फालतू चीज़ याद नहीं रखनी है। अब ये कहते हैं कि ये जो
स्टार्ट हुआ ये, मतलब बेसिकली हमने कहा ना कि इसमें क्या क्या प्रभाव, किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ा था, तो मैंने बताया 7 ईयर्स वॉर्स का प्रभाव पड़ा था, और आपका जो कोई अफेक्शन नहीं था, डिफरेंसेस थे, इंटरनल ऑटोनमी थी, इन सबका प्रभाव पड़ा। तो वैसे ही इनलाइटमेंट आइडल्स का भी प्रभाव पड़ा था। मैंने बताया ना कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे जो रहते थे, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, और कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, यूनिवर्सिटीज़ खोल रही थी, तो इंटेलेक्चुअल आइडियल्स, इनलाइटमेंट आइडियल्स बढ़ रहे थे सोसाइटी में। तो और कुछ यूरोप के भी जो थिंकर्स थे उनका भी प्रभाव पड़ा था उन लोगों के ऊपर। तो जैसे कि कुछ थ्योरी, तो जॉन लॉकी इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी कि जो गवर्नमेंट है वो कंसेंट से चलनी चाहिए, जो लोग पे गवर्न कर रहे हो आप उनके कंसेंट से चलना चाहिए। जीन रस्क्यू की जनरल विल है कि जो सोवरेनिटी होती है वो कहाँ से आती है, वो लोगों से आती है। मोंटेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर की, एक किसी ऑर्गन के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के डिविजन्स होने चाहिए। तो इन चीज़ों ने भी इनको, ये इसको एनलाइटमेंट आइडल कहते हैं, एनलाइटमेंट आइडल्स, ये यूरोप में हुआ था बेसिकली, लेकिन इससे प्रभाव पड़ा था इनके पे भी। ठीक है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये याद नहीं रखने में, बस ये याद रखना, फाइनल विक्ट्री बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, यहाँ पे ब्रिटिश जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस सरेंडर टू जॉर्ज वाशिंगटन, और युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, युद्ध खत्म हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अमेरिकन रेवोल्यूशन बचा हुआ खत्म करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म करेंगे, और रशियन रेवोल्यूशन खत्म करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।